ठंड में 100 कमरे की कोठी वाली बहू का बेघर गरीब ससुराल। सपना अपने माता पिता की इकलौती बेटी थी, पर उसके चेहरे पर बर्थ मार्क था, जिस वजह से उसका कहीं रिश्ता नहीं लग पा रहा था। और आज भी लड़के वाले आकर रिश्ते के लिए मना करके चले जाते हैं, जिस वजह से विपिन परेशान बैठ जाता है। क्या हुआ जी, आप बड़े दुखी लग रहे हैं। लड़के वालों का फोन आया था ना? पता नहीं शांति, हमारी बेटी की किस्मत में क्या लिखा है। लड़के वालों ने फिर से रिश्ते के लिए मना कर दिया। कहते हैं लड़की के चेहरे पर इतना बड़ा बर्थ मार्क है, लोग देखेंगे तो हंसेंगे। क्या फायदा अपनी बेटी को इतने नाजों से पालने का, जब हम उसे जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी ही नहीं दे पा रहे हैं। मेरी बेटी अपने 100 कमरे के घर में बचपन से ऐश से रही है, पर अब जब हकीकत में उसे अपनी जिंदगी जीने का मौका मिल रहा है तो हम उसे वो खुशी नहीं दे पा रहे हैं। सुनिए जी, हम तो बस कोशिश कर सकते हैं अपनी बेटी को बेहतर जिंदगी देने की। भगवान ने उसकी किस्मत में जो लिखा होगा मिलेगा उसे वही। विपिन और शांति बार बार रिश्ता टूटने की वजह से काफी परेशान हो जाते हैं। तो वहीं जब सपना अपने परेशान माता पिता को देखती है तो वो भी दुखी हो जाती है। इसी तरह एक हफ्ता बीत जाता है और एक बार फिर शांति का भाई पवन सपना के लिए रिश्ता लेकर आता है। इस बार मैं अपनी भांजी का रिश्ता करवा कर ही रहूंगा। लड़का और उसका पूरा परिवार बहुत अच्छा है, बस जॉइंट फैमिली है और गांव में रहती है। जॉइंट फैमिली और वो भी गांव में? चलो ठीक है, अब तुम ये बता दो कि उनका कारोबार क्या है। हमारी तरह अमीर तो है ना? क्योंकि मेरे घर में 100 कमरे हैं। मेरी बेटी अपने हर काम के लिए अलग कमरे में जाती है। वो अपने कमरे में सारी चीजें मैनेज नहीं कर पाएगी, तो मुझे उसके लिए ऐसा ही ससुराल चाहिए जहां 100 कमरे हो। अरे जीजा जी, दरअसल लड़के वाले अच्छे लोग हैं, पर वो आप जितने अमीर नहीं हैं। पर मेरी बात का विश्वास कीजिए, लड़के वाले बहुत अच्छे हैं, आपकी बेटी खुश रहेगी। अरे देख रही हो शांति, तुम्हारा भाई तुम्हारी बेटी के लिए कैसा रिश्ता लेकर आया है। अगर तुम मेरी बेबी के सगे भाई होते ना तो मेरी बेटी के लिए ऐसा रिश्ता न लेकर आते। ऐसे जान पहचान वालों को कोई भाई बनाना छोड़ो। भैया, विपिन जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। आखिर क्या सोचकर आप मेरी बेटी के लिए इतने गरीब घर का रिश्ता लेकर आ गए। अगर उसकी शादी नहीं हो रही तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपनी बेटी को किसी गरीब घर में भेज दूं। दीदी, मैंने तो तुम्हें हमेशा अपनी ही बहन समझा था, पर अगर आप लोगों को ये रिश्ता नहीं पसंद तो कोई बात नहीं। मेरे पास फिर कभी कोई अच्छा रिश्ता आया तो जरूर बताऊंगा। मैं तो बस ये कह रहा था कि आपकी बेटी इस घर में खुश रहती। वैसे भी इंसान को धन दौलत नहीं, बेटी की खुशी देखनी चाहिए। और ये तो अपनी बेटी है, इसका नसीब है कि मायका 100 कमरे का और ससुराल 2 कमरे का है। पर क्या पता आप लोग अगर उसकी अमीर घर में शादी कर दो और उसके बाद वो गरीब हो गई तो कल किसने देखा है। लड़के की फोटो वहीं रखकर पवन वहां से चला जाता है, पर सपना उनकी बातें सुन लेती है। देखते ही देखते एक हफ्ता बीत जाता है और एक दिन शांति की पड़ोसन उनके घर आती है। शांति बहन, क्या हुआ? तुम्हारी बेटी का रिश्ता कहीं लगाया नहीं? पता नहीं बहन, मेरी बेटी की किस्मत में क्या लिखा है। वैसे मैंने देखा था उस दिन तुम्हारे भाई को कोई रिश्ता लेकर आया था। बेचारा, क्या हुआ? तुमने मना क्यों कर दिया? वैसे ही तुम्हारी बेटी की शादी नहीं हो पा रही है और जो रिश्ता आ रहा है उसके लिए भी तुम मना कर रही हो। शोभा बहन, माना कि उसके मुंह पर बर्थ मार्क है जिस वजह से उसकी शादी नहीं हो रही, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं अपनी बेटी की शादी किसी गरीब घर में कर दूं। मुझे अपनी बेटी की खुशियां भी देखनी है। वो सब तो ठीक है शांति बहन, पर तुम्हारे भले के लिए कह रही हूँ, इस बात की क्या गारंटी है कि अगर उसकी शादी अमीर घर में हो गई तो वो खुश रहेगी। और भूलो मत कि भाई साहब भी पहले गरीब थे। ये सब उन्होंने अब हासिल किया अपनी जिंदगी में। शोभा ताने और कुछ बातें समझाकर वहां से चली जाती है, जिसके बाद शांति काफी ज्यादा परेशान हो जाती है और बार बार लड़के की फोटो देखती है। तभी वहां सपना आती है और लड़के की फोटो देखकर अपनी माँ से कहती है, लड़का इतना भी बुरा नहीं है, स्मार्ट है। मेरे साथ चलेगा तो सब मुझसे ज्यादा मेरे पति की तारीफ करेंगे। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। और रही पैसे की बात, तो मेरा पति जो कमाता है मैं उसी में खुश रहूंगी। मैं आप लोगों पर और बोझ नहीं बन सकती। मैंने देखा है लोग कैसे आपको ताने देते हैं। नहीं बेटा, हम तेरी शादी ऐसे गरीब घर में तो नहीं कर सकते। माँ, अगर मेरी किस्मत में गरीबी लिखी होगी तो तुम चाहे कुछ भी कर लो, मेरी किस्मत को नहीं बदल पाओगी। मुझे ये रिश्ता मंजूर है। सपना के समझाने पर उसकी मां मान जाती है और अपने पति से बात करती है, जिसके बाद वो लोग पवन को बुलाते हैं और रिश्ते की बात आगे बढ़ाते हैं। तो वहीं जब लड़के वालों को यह बात पता चलती है कि लड़की वालों ने इस रिश्ते के लिए हाँ कर दिया है तो वो लोग काफी परेशान हो जाते हैं। अरे भाई, इतने अमीर घर की लड़की हमारे घर की बहू, वो यहाँ नहीं रह पाएगी। तुम इस रिश्ते के लिए मना कर दो। नहीं पापा, मुझे लड़की पसंद है। ये वही लड़की है जिसके बारे में मैंने आपको 3 साल पहले बताया था। हम दोनों कॉलेज में एक साथ पढ़ते थे। मैं तो सपना को पसंद भी करता हूँ, बस कभी अपने दिल की बात नहीं बोल पाया। और आज जब मौका मिल रहा है कि मैं अपने प्यार से शादी कर सकूं तो मुझे ये शादी मंजूर है।
भैया जी, बच्चे की खुशी देखिए। और रही लड़की की बात, माना कि वो अमीर है, पर मुझे पूरा यकीन है कि वो इस घर में भी एडजस्ट कर लेगी। बाकी मेरा काम तो शादी करवाना है, रिश्ते दिखाना है। मर्जी और फैसला आप लोगों का है। सूरज के कहने पर भी उसके घर वाले मान जाते हैं। समय गुजरता है और बहुत जल्द सूरज और सपना की शादी हो जाती है। और जब सपना शादी करके गांव में अपने मिट्टी के घर में आती है तो अपना छोटा सा घर देखकर परेशान हो जाती है। मायके में मेरे 100 कमरे थे। हर सामान मैंने अलग अलग कमरों में रखा था। ये घर तो बहुत छोटा है। अपने साथ मैं कितने सारा सामान लेकर आई हूँ। जूते, कपड़े, बैग, मेकअप का सामान कौन से कमरे में रखूं? बहू, घर को देख रही हो, मैं समझ सकती हूँ। तुम्हारा 100 कमरे का कोठी और हमारा 2 कमरे का छोटा सा घर। तुम्हें यहाँ कुछ दिन थोड़ी परेशानी तो होगी ही। अरे भाग्यवान, सारी बातें बहू को अंदर ले जाने के बाद कर लेना। अब ठंड का महीना शुरू हो गया है। देखो हवा चल रही है, कहीं हमारी नई बहू को ठंड न लग जाए। विनोद के कहने पर आशा अपनी बातें छोड़कर सबसे पहले अपनी बहू का गृह प्रवेश करवाती है और काजल अपनी भाभी को उनके कमरे तक ले जाती है, जहां सपना अपनी नंद से कहती है, काजल, ये मेरा कमरा है, पर इस कमरे में कितना सारा सामान है। मैं अपने मायके से बहुत सारा सामान लेकर आई हूँ। मेरा सामान जिस भी कमरे में रखना है बता देना। सपना, यहाँ पर सिर्फ 2 कमरे हैं और उसी में हम सब एडजस्ट करते हैं। तुम्हें अपना सारा सामान इसी कमरे में एडजस्ट करना होगा। मैं तुम्हारे 4-5 बैग लेकर आ गया हूँ। निशा, अपनी देवरानी के सामान को इसके कमरे में सेट कर दो। क्या? एक कमरे में ही सारा सामान रखना होगा? अपने जेठ की बात सुनकर सपना हैरान हो जाती है, जिसके बाद निशा एक बैग के ऊपर दूसरा बैग रखती है और सपना को अपने मायके के दिन याद आते हैं जब वो बाहर से नया सामान लेकर आती है और अपने अलग अलग कमरों में जाकर उन्हें रखती है। माँ देखो, मैं नया बैग लेकर आई हूँ, जल्दी से देख लो, उसके बाद मुझे इसे इसकी जगह पर रखना है। शोरूम वालों के पास भी इतना बड़ा शोरूम नहीं होगा बैग का, जितना तेरा बैग का कमरा है। इस पूरे कमरे में तूने लाइन से ड्रॉर बनवा रखे हैं और हर ड्रॉर में अलग ब्रांड के पर्स लगाए हैं, वो भी सारे महंगे। इतने तो इस्तेमाल भी नहीं कर पाती। शादी के बाद अपना सारा सामान लेकर जाना। जब मेरा 100 कमरा खाली होगा ना, तो वो 100 किराएदारों को रख लूंगी मैं। तुम तो असली बनिए हो। मेरे जाने के बाद मेरे 100 कमरों को किराए पर चढ़ाना चाहती हो। इतना बोलकर सपना अपनी माँ को बैग दे देती है और जब शांति बैग रखने लगती है तो गलती से बगल में रखा बैग नीचे गिर जाता है और सपना बेड से नीचे उतरकर अपनी जेठानी से कहती है, माँ संभल कर, महंगा बैग है। हाँ सपना, मुझे पता है, देखो मैंने सब कुछ संभाल कर रखा है। अपनी जेठानी की बात सुनकर सपना चारों तरफ घर को देखती है और उसे एहसास होता है कि वो अपने 100 कमरे की कोठी से निकलकर 2 कमरे के घर में आ चुकी है। कुछ ही देर में निशा अपने कमरे में चली जाती है तो वहीं काजल बाहर हॉल में बिस्तर लगा रही है और अपने माता पिता के साथ सोने की तैयारी कर रही है। और तभी वहां किसी काम से सपना बाहर आती है और ये देखकर हैरान हो जाती है। मैंने कभी सोचा नहीं था कि इतने छोटे से घर में भी लोग इस तरह से रहते होंगे। मैं यहाँ कैसे रह पाऊंगी? अरे बहू, तुम बाहर, कुछ चाहिए क्या? हाँ, मुझे पानी पीना था। रसोई कहाँ है? भाभी, हम जानते हैं आपका 100 कमरे का घर था, रसोई भी अलग से थी, पर हमारा छोटा सा घर है, हॉल में ही रसोई भी है। रुको, मैं अभी मटके से आपको पानी निकाल कर देती हूँ। काजल अपनी भाभी को मटके से पानी निकाल कर देती है, जिसे पीकर सपना अपने कमरे में चली जाती है। अगले दिन उसकी पहली रसोई होती है और जब वो अपनी पहली रसोई करने के लिए बाहर आती है तो वो देखती है कि उसकी जेठानी सब्जी काट रही है, नंद आटा गूंथ रही है और सास सूखी लकड़ी लाकर चूल्हे के पास रख रही है। अरे अब ठंड आ गई है, उसकी वजह से लकड़ी बाहर गीली हो जाती है। घर में काम होने के बाद चूल्हे के ऊपर ही सूखी लकड़ी रख देना। बहू, आज तुम्हारी पहली रसोई है, तुम्हें यहीं पर खाना बनाना होगा और तुम्हारी जेठानी इसमें तुम्हारी मदद कर देगी। सपना, मैंने ज्यादातर चीजें कर दी हैं, तुम बस बैठकर खाना बनाना शुरू कर दो। अपने ससुराल की रसोई देखकर एक बार फिर उसे अपने मायके की याद आती है, जहां वो रसोई में भी कदम नहीं रखती थी और उसके घर के नौकर खुद उसका खाना कमरे में लेकर आते थे। मालकिन, मैं आपका खाना लेकर आ गई। अरे जिस कमरे में देखती हो मुझे, उसी कमरे में खाना लेकर आ जाती हो। ये मेरा सोने वाला कमरा है, कितनी बार बोला है, मैं दूसरे कमरे में खाना खाती हूँ। मैं कपड़े चेंज करके आ रही हूँ, तुम उसी कमरे में मेरा खाना लेकर आ जाओ। इतना बोलकर सपना अपने दूसरे कमरे में जाती है और अलमारी से कपड़े चेंज करती है और तभी वहां शांति आती है। माँ, इस नौकरानी को तुमने कुछ बताया नहीं है क्या? मैं जिस कमरे में सोती हूँ वो उसी कमरे में मेरा खाना लेकर आ गई। अरे बेटा, अभी वो नहीं है और हमारा 100 कमरे का कोठी है और तूने 100 कमरे में अपना कब्जा कर रखा है। पुरानी नौकरानी भी कई बार भूल जाती है। जाने दे, कपड़े बदल लिए, जाकर खाना खा ले और खाना खाने के बाद फिर से तैयार हो जाना। आज तेरे पापा में कहीं घुमाने ले जाने वाले हैं। अपने मायके के दिन को याद करके सपना खाना बनाने के लिए बैठती है और उस पर मिट्टी का चूल्हा नहीं जलता, जो देखकर आशा अपने बेटे से कहती है,
देख ले, तेरी वजह से एक अमीर घर की लड़की को अपने गरीब ससुराल में आकर कैसे काम करना पड़ रहा है। बेचारी का 100 कमरे की कोठी था और यहाँ 2 कमरे के मकान में एडजस्ट कर रही है। उनके घर में शानदार रसोई होगी, पर यहाँ मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनाने की कोशिश कर रही है। पर मैं सपना को बहुत पसंद करता हूँ, बड़ी मुश्किल से उसे पा पाया हूँ। और आप ही तो कहती थी कि जोड़ी ऊपर से बनकर आती है। शायद हमारी जोड़ी लिखी थी, इसलिए तो आज हम साथ में हैं। भाभी, पूरा धुआं हो गया, आपकी आंखों से आंसू भी बहुत आ रहे। आप रहने दो, मैं चूल्हा जला देती हूँ। आशा अपने बेटे की किसी भी बात का जवाब नहीं दे पाती, तो वहीं धीरे धीरे सपना भी अपने ससुराल में घुलने मिलने की कोशिश करती है और घर के कामों में अपनी जेठानी नंद का हाथ बटाती है। पानी कितना ठंडा हो गया है, धीरे धीरे ठंड बढ़ती जा रही है। अब तो ठंडे पानी से काम भी नहीं हो पाता। हाँ सपना, पर क्या कर सकते हैं, हम गरीब इसी तरह ठंडे पानी से ही काम करते हैं। मैं समझ सकती हूँ, तुम तो अमीर हो, तुम तो गर्म पानी से काम करती होगी ना। दीदी, मेरे घर में बहुत सारे नौकर हैं, वो काम करते थे। काम तो मैं यहाँ पर करना सीख रही हूँ। सही कहा भाभी ने। निशा भाभी, लगता है आपकी देवरानी अमीर मायके से हैं और ऐसे घर से हैं जिनके घर में 100 कमरे थे। 100 कमरे का मकान होने के बाद भी सपना अपने ससुराल वालों के साथ अच्छे से पेश आती है। समय गुजरता है और एक दिन कुछ सरकारी कर्मचारी उनके गांव आते हैं और बाउंड्री से घिरी जमीन के आसपास वाले घरों पर सफेद निशान लगाते हैं, जिसे देखकर सभी गांव वाले परेशान हो जाते हैं और जमा होकर कहते हैं, अरे भैया, तुम लोग कौन हो और हमारे घर पर ये निशान कैसा लगाया तुमने? माताजी, परेशान मत होइए, आपका घर सरकारी जमीन के पास है, इसलिए निशान लगाया है। अगले हफ्ते से यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम शुरू है, तो आप सभी को आज नोटिस दिया जाएगा, 1 हफ्ते के अंदर घर खाली करने का। क्या घर खाली करने का? भैया, सर्दी आ रही है, सर्दी में हम गरीब लोग कहाँ जाएंगे? अब आप लोग हमें इस तरह बेघर नहीं कर सकते, जमीन हमारी है। माताजी डरिए मत, आपकी जमीन कोई नहीं ले रहा है। गवर्नमेंट ने जितनी जमीन थी उन्होंने अपनी जमीन को घेर रखा है। यहाँ पर तो बस सरकारी अस्पताल और कॉलेज बनने वाला है। 1 महीने काम चलेगा, बस 1 महीने की बात है। जब एक बार नींव डल जाए और काम शुरू हो जाए, उसके बाद आप सब अपने घर वापस आ सकते हैं। तब तक आप किसी किराए के मकान पर या किसी रिश्तेदार के घर पे चले जाइएगा, वरना हर वक्त यहाँ काम होगा तो आप लोगों को ही परेशानी होगी। कुछ दिन में सरकारी कर्मचारी सभी को उनके घर में नोटिस देकर चले जाते हैं, जिसके बाद रात को पूरा परिवार ठंड में खाना खाते हुए कांप रहा होता है। और तभी आशा सबसे कहती है, एक तो ठंड बढ़ती जा रही है, अब रात को भी ठंडी लगती है। बताओ, खाना बनाते हुए इतनी ठंड लगने लगी है कि हम सब कांप रहे हैं। ऊपर से सरकारी कर्मचारी 1 हफ्ते का नोटिस देकर चले गए घर खाली करने का। अरे आशा, 1 महीने की ही तो बात है। मैं अपने किसी दोस्त से बात कर लेता हूँ। खाना खाकर अब विनोद अपने कुछ दोस्त और रिश्तेदारों को फोन करता है और सभी लोग उसकी मदद करने से मना कर देते हैं। अरे भैया, आप तो जानते हैं ना कि मैं कभी भी आपकी मदद करने से पीछे नहीं हटा, पर हमारा तो खुद छोटा सा घर है और आपका परिवार इतना बड़ा है, और 1 महीना कुछ कम नहीं होता। अगर 1 रात आप लोग मेरे घर रुकना चाहते हैं तो आ सकते हैं। अरे नहीं 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 छोटे, 1 रात की बात नहीं है, 1 महीने की बात है। कोई बात नहीं, मैं कुछ और देखता हूँ। इतना बोलकर विनोद फोन रख देता है, जिसके बाद सपना अपने परिवार से बोलती है, पापा जी, आप परेशान मत होइए, मेरे मायके में 100 कमरे हैं। हम सब अपना सारा सामान लेकर 1 महीने के लिए मेरे मायके चलते हैं। सामान रखने की भी चिंता नहीं होगी और सब अपने लिए एक पर्सनल रूम ले लेना। नहीं सपना, हम तुम्हारे मायके नहीं जा सकते। अगर हम तुम्हारे मायके गए तो लोग क्या कहेंगे? सूरज बिल्कुल ठीक कह रहा है, अगर हमें तुम्हारे मायके जाना होता तो क्या हम निशा के घर नहीं चले जाते? सपना के कहने पर भी उसके ससुराल वाले मना कर देते हैं, जिसके बाद वो जाकर उदास बैठ जाती है और फिर से अपने मायके के घर को याद करती है। पापा, मुझे अपने कमरे का हुलिया बदलना। चलो मैं आपको अपने बाकी के भी कमरे दिखाती हूँ, उनकी हालत भी कितनी खराब हो रही है। आप मेरे लिए लड़का देख रहे हैं, पर क्या आपने मेरे कमरे की हालत देखी है? शादी के बाद जब मैं अपने मायके आऊंगी तो क्या अपने ससुराल वालों को या अपने पति को अपना ऐसा कमरा दिखाऊंगी? इतना बोलकर सपना अपने पिता का हाथ पकड़कर उन्हें दूसरे कमरे में ले जाती है और एक एक करके 100 कमरों को दिखाती है। कहना तो तेरा बिल्कुल सही है, तेरे सैंडल वाले कमरे में तो अब थोड़ी सी भी जगह नहीं बची कि तू सैंडल रख सके। पर बेटा, तुझे नहीं लगता कि घर का रेनोवेट करने से पहले तुझे अपनी कुछ पुरानी सैंडल को डिस्कार्ड कर देना चाहिए? सपना ये सब सोच रही होती है कि तभी निशा और काजल बाहर आते हैं। क्या हुआ, तुम बाहर बैठी हो? बाहर इतनी ज्यादा ठंड हो रही है। भाभी आप चलो, मैं आपको घुमा कर लाती हूँ। इतना बोलकर काजल और निशा सपना को बाहर घूमने के लिए ले जाते हैं, जहाँ सपना की नजर एक अजीब सी मिट्टी के गुफा जैसे घर पर पड़ती है और वो बोलती है, काजल, ये कैसा अजीब सा गुफा जैसा घर बना रखा है, यहाँ कौन रहता होगा?
भाभी, ये गांव के कुछ लोगों ने मिलकर घर बनाया है, जैसा शहरों में बारात घर होता है ना, उसी की तरह। पर गांव वालों के पास इतने पैसे नहीं थे तो उन्होंने पास की लकड़ियों से और मिट्टी का इस्तेमाल करके इसे बनाया है। अगर सर्दियों में किसी गरीब की बेटी की शादी होती है और उनके पास मेहमानों के रुकने का इंतजाम नहीं होता तो वो लोग यहीं पर अपने मेहमानों को रुकवाते हैं। ठंड बढ़ती जा रही है, हम लोगों को घर चलना चाहिए। धीरे धीरे रात हो रही थी और रात होने के साथ तेज हवा और थोड़ा अंधेरा बढ़ रहा था, जिस वजह से ठंड और ज्यादा लगती है। कुछ देर में सपना अपनी जेठानी और नंद के साथ घर आती है, जहां वो एक परिवार को अपना घर खाली करता हुआ देखती है। तो वहीं आशा अपनी पड़ोसी से कहती है, बहन, तुम्हें रहने का ठिकाना मिल गया क्या? तुम तो सारे सामान और अपने परिवार के साथ जा रही हो। बहन, अभी के समय में कोई रिश्तेदार और दोस्त अपना नहीं होता, इसीलिए हमने तो बाजार में किराए पर एक कमरे का घर देख लिया है। 1 महीने की तो बस बात है, ठंड वैसे भी बढ़ रही है। हम तो अपने घर की मरम्मत करवाने वाले थे, पर अब सोच रहे हैं अगले साल करवाएंगे, क्योंकि बाजार में किराए पर घर बहुत महंगा मिल रहा है। हमारा महीने का किराया 6,000 है। क्या 6,000? वो भी एक कमरे का? अरे तुम तो सिर्फ 3 लोग हो, मेरी फैमिली में तो तुमसे दुगने तिगने लोग हैं। हमारे घर का कितना लगेगा? वही तो बहन, पर मेरा तो बेटा कमाता है और तुम्हारे दोनों बेटे कुछ खास कमाते भी नहीं हैं, और ऊपर से इतनी बड़ी फैमिली है। तुम्हारा तो कम से कम 12 से 15,000 रुपए किराया जाएगा। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, गाड़ी खड़ी है। इतना बोलकर सीता अपने घर के सामान और परिवार के साथ चली जाती है। कुछ देर में आशा अपने पूरे परिवार के साथ घर में जाती है। देखते ही देखते रात हो जाती है और सभी सोने की तैयारी करते हैं। माँ, हमें अभी तक घर नहीं मिला, हम कहाँ जाएंगे? अगर इस ठंड में हम बेघर हो गए तो कैसे अपना गुजारा करेंगे? इसलिए मैं सोच रहा था कि क्यों ना हम लोग सपना के मायके। सूरज, ये कैसी बात कर रहा है? अभी 2 दिन है हमारे पास, हम कोई ना कोई इंतजाम कर लेंगे। जैसे जैसे दिन नजदीक आ रहे थे, घर वालों की परेशानी भी बढ़ती जा रही थी। देखते ही देखते 2 दिन भी बीत जाते हैं और पूरा परिवार अपना सामान पैक करते हुए घर से निकलता है। मेरे 5 बैग थे, 2 ही हैं, 3 अभी घर में है। माँ जी, अभी मौका है, मेरे मायके चलते हैं। देखिए ना, ठंड बढ़ती जा रही है, नवंबर का महीना है, अगले हफ्ते से दिसंबर शुरू हो जाएगा, और आप तो जानती हैं दिसंबर और जनवरी में कितनी ज्यादा ठंड होती है। अरे सर छुपाने के लिए अब कुछ नहीं है बहू, तुम अपने माता पिता से बात कर लो। विनोद के कहने पर सपना अपनी माँ को फोन करती है, जिसके बाद उसे पता चलता है कि बिजनेस के सिलसिले में उसके माता पिता 6 महीने के लिए आउट ऑफ कंट्री गए हैं और घर पर ताला लगा है। पापा जी, माँ पापा तो घर पर नहीं है, पर कोई बात नहीं, हम फिर भी चलते हैं। मैं डुप्लीकेट चाबी बनवा दूंगी। नहीं पापा, मेरा दिल नहीं मान रहा। अगर इस बारे में सपना के रिश्तेदार या हमारे गांव वालों को पता चला तो हमारा जीना हराम कर देंगे। आप तो जानते हैं ना इस गांव के लोगों की सोच कितनी छोटी है। तो क्या हम ठंड में ऐसे ही खुले आसमान के नीचे खड़े रहें? नहीं, हम इस खुले आसमान के नीचे ठंड में नहीं रह सकते, और हमारे पास सर छुपाने के लिए जगह नहीं है। माँ जी, क्यों ना हम इस घर में जाएं जिसे मिलकर गांव वालों ने अपने हाथों से बनाया है। वो घर इतना तो बड़ा है ही कि हम सब 1 महीने उसमें गुजारा कर सके। हाँ, निशा बिल्कुल सही कह रही है। 1 महीने की तो बात है, और अभी हमारे गाँव में किसी की शादी भी नहीं है। जो किसी के मेहमान वहाँ जाकर रुके वो खाली पड़ा है। सभी को निशा का आइडिया पसंद आता है और वो लोग घर से अपना सारा सामान लेकर जंगल के रास्ते जाते हैं, जहां हाईवे के किनारे में मिट्टी से बने गुफा जैसे घर में जाते हैं। और जब सपना उस घर में पैर रखती है तो उसे काफी ज्यादा ठंड लगती है, क्योंकि वो छोटा सा घर मिट्टी का बना था, इसलिए उसमें ठंड भी ज्यादा होती है। यहाँ तो खिड़की दरवाजे भी नहीं जिसे बंद कर लें, और ये मिट्टी भी कितनी ठंडी है। हम इस पर कैसे सो पाएंगे? इससे तो अच्छा हमारा पुराना मिट्टी से बना घर था। पंकज जी, मुझे चक्कर आ रहे हैं। हे भगवान जी, तू मेरे साथ क्या कर रहा है? पहले हम इस ठंड में बेघर हो गए और इतनी मुश्किल से है सर छुपाने की जगह मिली, तो यहाँ इतनी ठंड है कि मेरी बहू पैर तक नहीं रख पा रही और दूसरी बहू बीमार पड़ गई। भाभी, आप इधर लेट जाओ, मैंने बिस्तर लगा दिया है। सपना, तुम भी बिस्तर पर बैठ जाओ। भैया, आपको याद है ना, आपने और मैंने मिलकर अंगीठी बनाई थी, उसे जलाकर घर के अंदर रख देते हैं, इससे ये घर गर्म हो जाएगा। ठीक है, ये मिट्टी का बना है, और खिड़की दरवाजे पर पर्दा लगा देते हैं जिससे हवा अंदर नहीं आ सके। दोनों भाई अपने पिता के साथ मिलकर अपने बैग से कुछ पुराने कपड़े, न्यूज़पेपर और कील निकालते हैं। उसके बाद पंकज बड़े बड़े छेदों में कपड़ा लगाकर चारों तरफ कील ठोक देता है और दरवाजे वाले हिस्से पर साड़ी का पर्दा बनाकर टांग देता है। तो वहीं विनोद ठंड में कांपते हुए पास से कुछ लकड़ियां लेकर आता है और सूरज उन लकड़ियों को जलाकर अंगीठी में रख देता है और अंगीठी को घर के अंदर ले जाता है। कितनी ठंड लग रही है, अब जाकर थोड़ी राहत मिल रही है। भगवान जी, बस जल्दी से 1 महीना बीत जाए। लगता है इस ठंड की वजह से मेरी तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब हो गई है। मुझे उल्टी सी महसूस हो रही है। मैं अभी आती हूँ।
इतना बोलकर निशा भागते हुए बाहर जाती है और ठंड में बाहर बैठकर उल्टी करने लगती है। ये देखकर सपना भी उसके पीछे जाती है और जब निशा उल्टी कर लेती है तो सपना अपनी जेठानी को पकड़कर अंदर आती है और उन्हें बिस्तर पर लिटा देती है, जिसके बाद निशा, माफ करना, हम लोग ऐसे इतने परेशान हैं और मेरी वजह से आप लोगों को और परेशानी हो रही है। माँ जी, बैग में नींबू है क्या? दरअसल मेरा कुछ खट्टा खाने का दिल कर रहा है। क्या बहू, तेरा खट्टा खाने का दिल कर रहा है? सुना आपने, हमारी बहू की तबीयत खराब है। बहू तू नहीं जानती, पर तूने तो हमें खुशखबरी दे दी। तू गर्भवती है और हम सब सोच रहे थे कि तुझे ठंड लग गई। सपना, तुझे अब अपनी जेठानी का खास तौर पर ख्याल रखना है। ऐसे समय में कोई काम नहीं करना चाहिए इंसान को। और बहू, तुझे ठंड से बचे रहना है। तू यहाँ से बाहर नहीं जाएगी, समझ आई बात? ये तो सच में बहुत अच्छी खबर है दीदी, अब से मैं आपका ख्याल रखूंगी। बड़े घर की लड़की होने के बाद भी सपना अपनी जेठानी का ख्याल रखने के लिए तैयार हो जाती है। इसी तरह एक हफ्ता बीत जाता है और इस एक हफ्ते में सपना काजल के साथ सुबह शाम ठंड में कांपते हुए घर के बाहर खाना बनाती है, साथ ही घर की सफाई भी करती है। दीदी, मैंने सारे कपड़े ठीक कर दिए हैं। अब आपको 5 मिनट के लिए बिस्तर छोड़ना होगा ताकि मैं बिस्तर हटाकर झाड़ू लगा सकूं। सपना, तुम इतने बड़े घर की लड़की हो पर तुम्हें जरा भी घमंड नहीं है। कौन पागल था जो तुमसे शादी नहीं करना चाहता था? देवर जी ने तुमसे शादी करके बहुत अच्छा किया। सिर्फ बर्थ मार्क की वजह से तुम्हें इतनी तकलीफें सहनी पड़ी, पर आज तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम बैठकर आराम करो। तुम्हें भी ठंड लग सकती है। बिस्तर हटाकर आज थोड़ी सी सफाई मैं कर दूंगी। बिल्कुल भी नहीं, और वैसे भी अब मुझे आदत हो गई है। बहुत कुछ सीख लिया है मैंने इन कम दिनों में, और अब तो 1 महीना भी बीतने वाला है। पापा जी गए हैं पता करने के लिए कि हम लोग अपने घर में दोबारा कब जा सकते हैं। दोनों देवरानी जेठानी जब बात कर रही होती है तो बाहर से पूरा परिवार उदास आता है और विनोद अपनी बहू से कहता है, बहू, ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। गवर्नमेंट ने पॉल्यूशन की वजह से अपना काम 2 महीने के लिए बंद कर दिया है, इसलिए अब हमें 2 महीना भी यहीं रुकना पड़ेगा। विनोद की बात सुनकर सभी दुखी हो जाते हैं, जिसके बाद काजल अकेली बाहर जाकर ठंड में कांपते हुए खाना बनाती है। सूरज और पंकज भी काम पर जाते हैं, तो वहीं आशा सपना के साथ पानी लेने के लिए गांव जाती है और रुका हुआ कंस्ट्रक्शन का काम और अपना घर देखकर कहती है, घर होते हुए भी हम गरीब लोग बेघर हैं। बहू, तुमने कभी भी इतनी मुश्किलों का सामना नहीं किया होगा जितना शादी के बाद तुझे करना पड़ रहा है। कहाँ तेरा 100 कमरे का मकान था, शादी के बाद तू 2 कमरे के मकान में आई और शादी के कुछ ही दिनों बाद तू हम लोगों के साथ बेघर हो गई। तुझे कोई काम नहीं आता था, पर तूने इन कुछ महीनों में घर के सारे काम सीख लिए और इस ठंड में इतने दूर मेरे साथ पानी भरने के लिए आई। हम गरीब लोगों को माफ कर दे, हम तुझे फैसिलिटीज नहीं दे पा रहे जो कभी तुझे मायके में मिली थी। नहीं माँ जी, ऐसा मत बोलिए, मैं अब बहुत खुश हूँ। और देख लेना आप, एक दिन हमारी परेशानियां भी खत्म होंगी और हम फिर से अपने घर में जाएंगे और हम अपना घर 5 मंजिल का बनाएंगे जहाँ सबके पास अपना पर्सनल कमरा होगा। आशा बहू, तुम्हारी बहू बिल्कुल सही कह रही है। तुम्हारी बहू का अमीर मायका रह चुका 100 कमरे की कोठी है, पर बहू में जरा भी घमंड नहीं। और एक बात, आज तुम परेशानी उठा रही हो, पर एक बार सरकारी कॉलेज या अस्पताल बन गया तो बगल में तुम्हारा घर है, 5 मंजिल का मकान बना देना, फिर देखना तुम्हारे घर की डिमांड कितनी बढ़ती है। अपनी बहू और पड़ोसन की बात सुनकर आशा को काफी अच्छा लगता है और वो अपनी बहू के साथ पानी लेकर घर जाती है। और इसी तरह देखते ही देखते 2 महीने और बीत जाते हैं और 2 महीने बाद जब विनोद दोबारा से गाँव में आता है तो, अंकल चिंता मत करना, बस पहली मंजिल की छत डल जाने दीजिए, उसके बाद अपने परिवार के साथ आ जाना, फिर आप लोगों को कोई परेशानी नहीं होगी और आप लोगों को आगे और परेशानी न हो, इसलिए हम अपने काम और तेजी से शुरू कर दिया है। 10 दिन के बाद आप लोग आ सकते हैं अपने घर में। अरे सरकारी काम है, समझ सकता हूँ, टाइम तो लगेगा ही, पर मेरी बहू एक बहु गर्भवती है। अरे अंकल, मैं आपकी मजबूरी समझ रहा हूँ, पर कुछ चीजें मेरे हाथों में भी नहीं है। विकास से बात करके विनोद घर आता है, जहां सपना अपने ससुर को खाना देती है और उसके दोनों बेटे घर आकर खुशखबरी देते हैं। अरे पापा, ये खुशखबरी है, हम भले ही सरकार अपने काम को पूरे करने में 6 महीने और लगा दे, अब हमें दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि कल ही हम इस घर को खाली करने वाले हैं। मैंने और भैया ने बाजार में एक घर देखा है, 10,000 रुपए रेंट है उसका, और अब तो मेरा प्रमोशन हो चुका है और भैया का भी। अब हम दोनों मिलकर बाजार के मकान का किराया भर सकते हैं। जल्दी से सारा सामान समेट लो, कल ही हम बाजार जाएंगे। ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा कि तुम दोनों का प्रमोशन हो गया, पर तुम्हारे पापा भी आज बात करके आए हैं। बस 1 महीना और उसके बाद हम लोग अपने घर जा सकते हैं। और अगले महीने को आने में अब सिर्फ 10 ही दिन बचे हैं। अब 10 दिन के लिए क्या ही बाजार जाना। मैंने कहा था ना माँ जी, सब ठीक हो जाएगा। एक साथ उन्हें 2 खुशी मिल जाती है। देखते ही देखते 10 दिन बीत जाते हैं और पूरा परिवार सामान लेकर अपने घर वापस आता है। अरे स्वागत है भैया, आखिर 4-5 महीने बाद आप लोग अपने घर में आ ही गए।
हाँ भैया। अपने घर जाकर पूरे परिवार को काफी अच्छा लगता है। कुछ ही दिनों में सपना के पेरेंट्स भी विदेश से आ जाते हैं और सीधा अपनी बेटी से मिलने जाते हैं, जहां गरीब घर में रहने के बाद भी वो अपनी बेटी को खुश देखकर काफी खुश होते हैं।